हेलो एंड वेलकम टू 100% मैथ्स। आज हम इस वीडियो में करेंगे क्लास 11th के लिए चैप्टर नंबर 7 दैट इज परमुटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। ठीक है, तो ये वीडियो क्लास 11th के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है क्योंकि बहुत सारे बच्चों को बहुत कन्फ्यूजन होती है कि हमें परमुटेशंस कब यूज़ करनी चाहिए, कॉम्बिनेशंस कब यूज़ करनी चाहिए या दोनों को ही कब यूज़ करना है हमें अपने क्वेश्चन में। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करना ज़रूरी होता है और फिर उसके ऊपर जो परमुटेशंस और या कॉम्बिनेशन या दोनों ही अप्लाई होने फिर पता चलता है। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, ठीक है, रेफरिंग टू एनसीईआरटी। ठीक है, तो मैं यहाँ पर आपके साथ सॉल्व करूँगी। और एक और जो चीज़ थी, बहुत सारे बच्चे पूछ रहे थे कि कभी कभी हमें वर्ड दे दिया जाता है, कोई भी वर्ड, ठीक है, उसका हमें रैंक फाइंड आउट करना होता है डिक्शनरी में। तो इसके लिए आप बताइए कि ये कैसे क्वेश्चन इनको सॉल्व करना है। तो इस वीडियो में आपके साथ दो वर्ड्स लूँगी, दोनों वर्ड्स के डिक्शनरी में बताऊंगी, रैंक कैसे फाइंड आउट करने हैं स्टेप बाय स्टेप बताऊंगी। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है ये क्लास 11th के लिए। इससे पहले अगर इसके कॉन्सेप्ट्स आपको जानने हैं तो ये वाला वीडियो आप ज़रूर देख सकते हैं। ठीक है, और अगर आपको एनसीईआरटी सॉल्यूशंस लेने हैं इस चैप्टर के तो भी आपको जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा सारे के सारे लेक्चर्स का। ठीक है, तो आज का वीडियो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है क्लास 11th के लिए, सो एंड तक ज़रूर देखना है और काइंडली सब्सक्राइब द चैनल। एंड आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं विद द क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, इसमें हमें आर फाइंड आउट करना है। अगर एनपीआर 600 गिवन है, एनसीआर 100 गिवन है, तो हमें अच्छे से पता है कि एनपीआर और एनसीआर के बीच में एक फॉर्मूला होता है। ठीक है, एनपीआर इज इक्वल टू एनसीआर मल्टीप्लाई बाय आर फैक्टोरियल, है ना, ये पढ़ा है हमने। तो पुटिंग द वैल्यूज एंड वी विल गेट द वैल्यू ऑफ आर। ठीक है, सो हमने क्या करा, 600 इज इक्वल टू 100 मल्टीप्लाई बाय आर फैक्टोरियल। अब 100 को इसके नीचे ले आओ। ठीक है, तो 0 से 0 कैंसिल हो जाएगी। ठीक है, इज इक्वल्स टू आर फैक्टोरियल। तो हमारे पास बच रहा है 6 इज इक्वल्स टू आर फैक्टोरियल। अब हमें तो सिर्फ आर की वैल्यू चाहिए, तो क्या करेंगे, हम देखेंगे कि 6 जो है किसका फैक्टोरियल सॉल्व करके हमारा 6 बनता है। अगर हम 2 का फैक्टोरियल सॉल्व कर रहे हैं तो दैट इज़ 2 इंटू 1 2 होता है, तो वो नहीं हम लिख सकते। 3 का फैक्टोरियल अगर हम सॉल्व करते हैं तो वो बनता है हमारा 6। ठीक है, तो वी कैन राइट 6 एज 3 फैक्टोरियल, है ना। ये बात समझ आई ना कि मैंने 6 को 3 फैक्टोरियल क्यों लिखा। सो 3 फैक्टोरियल इज इक्वल्स टू आर फैक्टोरियल, तो फैक्टोरियल फैक्टोरियल कैंसिल हो गए। सो आर इज इक्वल्स टू क्या बन गया, 3। ठीक है, सो इस तरह से आपको ये आर की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। ठीक है, मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड नंबर ऑफ द पॉजिटिव इंटीजर्स ग्रेटर देन 6000। ठीक है, पहली बात, जो पॉजिटिव इंटीजर लेना है वो हमारा 6000 से बड़ा होना चाहिए एंड लेस देन 7000 होना चाहिए, यानी कि इनके बीच में होना चाहिए। दूसरी कंडीशन उसने गिवन है कि वो डिविजिबल होना चाहिए बाय 5। ठीक है, दूसरी कंडीशन ये होगी कि वो 5 से डिविजिबल होना चाहिए, प्रोवाइडेड दैट नो डिजिट इज़ टू बी रिपीटेड। तीसरी कंडीशन ये है कि उसमें कोई भी डिजिट की रेपिटेशन नहीं होनी चाहिए। ठीक है ना। अब अगर हमारा 6000 से बड़ा नंबर है तो ऑब्वियसली वो 4 डिजिट नंबर होगा, तो यहाँ पर हम 4 बॉक्सेस बनाएंगे ताकि हम देख सकें कितने हम नंबर ऑफ वेज बना सकते हैं। ठीक है, नंबर ऑफ जो पॉजिटिव इंटीजर्स बना सकते हैं। तो यहाँ पर ये जो प्लेस है इसको हम बोलते हैं वंस प्लेस, इसको हम बोलते हैं टेंस प्लेस, इसको हम बोलते हैं हंड्रेड्स प्लेस, और ये है हमारी थाउजेंड्स प्लेस, है ना, यही हो गया। अब अगर नंबर जो है वो ग्रेटर है 6000 से, तो ये वाली जो प्लेस है वो 6 से ही फिल होगी। ठीक है ना, ये तो पता है। 1000 प्लेस जो है वो सिर्फ और सिर्फ 6 से ही फिल होगी। ठीक है, तो नंबर ऑफ वेज, ठीक है, टू फिल द 1000 प्लेस, 1000 प्लेस को फिल करने के कितने तरीके हैं, सिर्फ एक ही तरीका है। सो नंबर ऑफ वेज टू फिल 1000 प्लेस इज 1 ओनली, है ना। यहाँ पर एक और बार 4 बॉक्सेस बना देती हूँ, तो नंबर ऑफ वेज यहाँ पर मेंशन करती जाती हूँ। तो नंबर ऑफ वेज टू फिल दिस 1000 प्लेसेस 1 ओनली। ठीक है, तो ये 1000 प्लेस है, ये 100 प्लेस है, ये 10 प्लेस है और ये 1 प्लेस है। ठीक है, अब बात आ जाती है हंड्रेड्स और टेंस, इसको बाद में देखेंगे, पहले 1 प्लेस देखेंगे क्योंकि दूसरी कंडीशन के हिसाब से इट शुड बी डिविजिबल बाय 5। ठीक है ना, इट शुड बी डिविजिबल बाय 5। यहाँ पर या तो 0 आ सकता है या फिर 5 आ सकता है। क्यों ऐसा, क्योंकि या तो 0 वाले जो नंबर्स होते हैं वो डिविजिबल बाय 5 होंगे, या 5 जो जिनके पीछे होगा वो डिविजिबल बाय 5 होंगे। ठीक है, सो नंबर ऑफ वेज टू फिल द वंस प्लेस इज 2, है ना। तो नंबर ऑफ वेज टू फिल वंस प्लेस इज 2।
ठीक है जी, ये बात हो गई। अब यहाँ पर हंड्रेड्स और टेंस प्लेस फिल करने के कितने, अब रेपिटेशन तो करनी नहीं है, तीसरी कंडीशन को यूज़ करेंगे। अब नंबर्स क्या है हमारे पास, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9, यही नंबर्स हैं, जिसमें मेरे पास 6 भी यूज़ हो गया, 0 भी यूज़ हो गया, 5 भी यूज़ हो गया। ठीक है, तो हमारे पास बचे कितने, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, अब यहाँ पर अगर 0 यूज़ हो जाएगा तो 5 बच जाएगा। तो यहाँ पर हंड्रेड्स प्लेस को फिल करने के कितने तरीके हो गए, 8 तरीके हो गए, है ना, क्योंकि नंबर तो बाकी बच रहे हैं 7 हैं, बट अगर यहाँ पर 0 यूज़ होगा तो 5 बच जाएगा, 5 यूज़ होगा तो 0 बच जाएगा, यानी कि एक टाइम पे एक ही नंबर होगा ना, यहाँ पर 0 और 5 है, तो इसको प्लेस फिल करने के कितने बचेंगे, 7 तरीके बचेंगे। ठीक है ना, सो नंबर ऑफ वेज हम टोटल कैलकुलेट कर लेते हैं। ठीक है, सो नंबर ऑफ पॉजिटिव इंटीजर कितने बन गए, 1 × 8 × 7 × 2, यानी कि 56 × 2 दैट इज़ 112। सो 112 नंबर ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, जो कि बड़े होंगे 6000 से, लेस होंगे 7000 से। इट शुड बी डिविजिबल बाय 5 और तो कोई भी डिजिट रिपीट नहीं होगा। ठीक है, तो इस तरह से पूरी अच्छी तरह से आपको ये क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। Next, moving to question number 3, find the value of n such that np5 divided by n minus 1p5 equals to 4/3। तो पहले हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। सो np5 मल्टीप्लाई बाय 3 हो गया, n minus 1p5 मल्टीप्लाई बाय 4 हो गया। अब हमें npr का फॉर्मूला अच्छे से पता है, दैट इज़ n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल। ठीक है, वी विल अप्लाई दिस। सो n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n माइनस 5 फैक्टोरियल इंटू 3, यहाँ पर क्या आएगा, n माइनस 1 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n माइनस 1 माइनस 5 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय 4। ठीक है, सो इसको अभी एज इट इज़ लिखते हैं, n माइनस 5 फैक्टोरियल इंटू 3 n माइनस 1 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n माइनस 6 फैक्टोरियल इंटू 4। ठीक है, अब n फैक्टोरियल को हम n माइनस 1 तक लेके जा सकते हैं। सो दिस इज n इंटू n माइनस 1 फैक्टोरियल। कैंसिल करने के लिए इस तरह से करते हैं, n माइनस 5 को भी ओपन कर देते हैं, n माइनस 5 इंटू n माइनस 6 फैक्टोरियल। ठीक है, वहीं तक ओपन करना है जहाँ पर हमारा दिख रहा है कि हम कैंसिलेशन कर सकते हैं। ठीक है, सो n माइनस 1 n माइनस 6 फैक्टोरियल इंटू 4। सो ये आमने सामने क्या हो गए, कट हो गए। ठीक है, फैक्टोरियल ख़त्म हो गया, हमारे पास बचा क्या, ये 3n बचा ऊपर, नीचे n माइनस 5 बचा और इधर सिर्फ 4 बचा। क्रॉस मल्टीप्लाई, सो 3n इज इक्वल्स टू 4 इंटू n माइनस 5। ठीक है, 3n इज इक्वल्स टू 4n माइनस 20। ठीक है, 20 को ले आओ इधर, 4n माइनस 3n। ठीक है, सो n इज इक्वल्स टू 20। ठीक है, तो ये आ गया आपका क्वेश्चन का रिक्वायर्ड आंसर, और इस कंडीशन को भी ये सेटिस्फाई कर रहा है कि n ग्रेटर देन 4 है। ठीक है जी, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। हमें इसमें r फाइंड आउट करना है। ठीक है, अगर हमें गिवन है 10c2r इक्वल्स टू 10cr प्लस 2, हमने ना एक चीज़ पढ़ी हुई है, पहले वो देख लेते हैं। हमने पढ़ा हुआ है कि अगर nca इज इक्वल्स टू ncb है, ठीक है ना, nca इज इक्वल्स टू ncb है, सो या तो a जो है वो b के इक्वल होता है, या फिर n जो है वो a प्लस b के इक्वल होता है। अब आप इसको इसके साथ रेफ़र करके देखो, यहाँ पर 10c2r, n की जगह पर क्या है 10, a की जगह पर क्या है 2r, मैं यहाँ पर लिख देती हूँ, n की जगह पर है 10, a की जगह पर है 2r, और यहाँ पर b की जगह पर है यहाँ पर r प्लस 2। ठीक है, तो अगर ऐसा है, अब ये दोनों चीज़ें बराबर हैं, तो यहाँ तो a b के इक्वल है, a b के इक्वल मतलब 2r इज इक्वल्स टू r प्लस 2 है। ठीक है, या फिर और क्या लिखा था, n जो है मतलब 10 जो है वो 2r प्लस r प्लस 2 के इक्वल है। ठीक है, सॉल्व कर लेते हैं। सो 2r माइनस r इज इक्वल्स टू 2, r इज इक्वल्स टू 2 आ गया। ठीक है, यहाँ पे r की एक वैल्यू आ चुकी है। दूसरी तरफ भी देख लेते हैं क्या आ रहा है, 3r प्लस 2 इज इक्वल्स टू 10, 10 माइनस 2 8 हो गया, 3r, 8 डिवाइडेड बाय 3 इज इक्वल्स टू r। ये पॉसिबल नहीं है क्योंकि r जो होता है वो ऑलवेज एक इंटीजर होता है। ठीक है, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि दिस इज़ नॉट पॉसिबल बिकॉज r इज़ ऑलवेज एन इंटीजर।
ठीक है ना, तो ये एक इंटीजर नहीं है, सो आर की वैल्यू क्या आ गई, 2 आ गई। ठीक है, तो ये इस क्वेश्चन का रिक्वायर्ड आंसर है। नेक्स्ट चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 5 पे। इफ़ देर आर 30 स्टूडेंट्स इन अ ग्रुप, ठीक है, तो 30 स्टूडेंट्स हैं, तो टोटल स्टूडेंट्स हम यहाँ पे लिख लेते हैं कि एक ग्रुप में 30 स्टूडेंट्स हैं, और इफ़ ऑल द शेक हैंड्स विद वन अनदर, ठीक है ना, तो आपस में शेक हैंड करते हैं, तो हाउ मेनी हैंड शेक्स आर पॉसिबल। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो हैंड शेक में कितने पीपल की ज़रूरत पड़ती है, तो हैंड शेक नीड्स 2 पीपल। ठीक है ना, ऑब्वियसली एक का हैंड दूसरे की हैंड से ही शेक करेगा, तो हैंड शेक को कितने चाहिए, 2 पीपल चाहिए। ठीक है, सो दिस इज 30C2। ठीक है, सिंपल। ठीक है, तो हाउ मेनी हैंडशेक्स आर पॉसिबल, 30C2। अब इसको सॉल्व कर लीजिए। सो हमें एनसीआर का फॉर्मूला अच्छे से पता है, n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय r फैक्टोरियल इंटू n माइनस r फैक्टोरियल। ठीक है, सो n की जगह पर 30 है। ठीक है, सो r फैक्टोरियल यानी कि 2 फैक्टोरियल एंड 30 माइनस 2 फैक्टोरियल। ठीक है, सो 30 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 30 फैक्टोरियल को ओपन कर लेते हैं हम। चलो बाद नेक्स्ट स्टेप में कर लेते हैं। 2 फैक्टोरियल को ओपन कर लो, 2 इंटू 1 इंटू 28 फैक्टोरियल। अब 30 को हम कहाँ तक ओपन करेंगे, 28 फैक्टोरियल तक ओपन करेंगे। सो 2 इंटू 1 इंटू 28 फैक्टोरियल। 28 कैंसिल हो गए, 2 1s are 2, 2 15s are, so 15 into 29, this is equals to 435. So this is the number of handshakes. ठीक है, so ये आ गया 435 number of handshakes are possible. ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 6 पे। ठीक है, सो अ कैंडिडेट इज़ रिक्वायर्ड टू आंसर 7 क्वेश्चंस। तो ये कैंडिडेट को 7 क्वेश्चंस आंसर करनी है आउट ऑफ 12 क्वेश्चंस। ठीक है, विच आर डिवाइडेड इनटू द 2 ग्रुप्स। ठीक है, सो टोटल क्वेश्चंस कितने हैं, सबसे पहली बात, ऐसा क्वेश्चंस आपका एनसीईआरटी में भी है। ठीक है, सो टोटल क्वेश्चंस हैं आपके 12। ठीक है, इनको हमने 2 ग्रुप्स में डिवाइड किया है। ठीक है, तो मान लेते हैं कि दिस इज़ ग्रुप नंबर 1 एंड दिस इज़ ग्रुप नंबर 2। ठीक है, ईच कंटेनिंग 6 क्वेश्चंस। ठीक है, तो ग्रुप नंबर 1 में भी 6 क्वेश्चंस हैं। ठीक है, और ग्रुप नंबर 2 में भी 6 क्वेश्चंस हैं। पहले ना क्वेश्चन को बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड करते हैं, फिर जल्दी से आंसर आ जाता है। ठीक है, यहाँ तक पढ़ लिया हमने। ही इज़ नॉट परमिटेड टू अटेम्प्ट मोर देन 5 क्वेश्चंस फ्रॉम आइदर ग्रुप। ठीक है, यानी कि अगर ग्रुप नंबर 1 में से वो 5 से ज़्यादा क्वेश्चंस को अटेम्प्ट नहीं कर सकता। ठीक है, मोर देन 5 क्वेश्चंस को अटेम्प्ट नहीं कर सकता। फाइंड द नंबर ऑफ डिफरेंट वेज ऑफ द डूइंग द क्वेश्चंस। ठीक है, तो यहाँ पर हम एक टेबल बनाएंगे। ठीक है, तो टेबल में हम डिसाइड करेंगे कि हमें कौन से ग्रुप में से कितने क्वेश्चंस करने हैं। सो दिस इज ग्रुप नंबर 1 एंड दिस इज ग्रुप नंबर 2। देखो, ठीक है, ये कितने भी हो सकते हैं, टेबल को हम इंक्रीज कर लेंगे इस तरह से। अब ग्रुप 1 में 6 क्वेश्चंस हैं। ठीक है, अगर वो ग्रुप 1 में से 5 क्वेश्चंस करता है, क्योंकि 5 से ज़्यादा तो वो कर नहीं सकता, और टोटल कितने अटेम्प्ट करने हैं, 7 करने हैं। अगर वो ग्रुप 1 में से 5 कर लिए तो ग्रुप 2 में से कितने करेगा, टोटल हमें हमेशा 7 बनाना है, तो ग्रुप 2 में से कितने करेगा, 2 करेगा सिर्फ। ठीक है, अब अगर ग्रुप 1 में से वो 4 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करता है तो ग्रुप 2 में से वो 3 कर सकता है। अगर ग्रुप 1 में से वो 3 कर रहा है, तो यहाँ से कितने करेगा, 4 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करेगा टोटल 7 करने के लिए। और अगर ग्रुप 1 में से वो 2 क्वेश्चंस कर रहा है तो ग्रुप 2 में से वो 5 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करेगा। इस यही वे आउट्स हैं, क्योंकि ग्रुप 1 में से 6 के 6 कर नहीं सकता, 5 से ज़्यादा मतलब कर ही नहीं सकता, तो यही पॉसिबिलिटीज़ हैं। ठीक है ना, तो यहाँ पर हमारे पास जो आगे नंबर ऑफ डिफरेंट वेज। ठीक है, तो हम निकालेंगे नंबर ऑफ डिफरेंट वेज। ठीक है, वो किसके इक्वल आ जाएगा, 6C5। ठीक है ना, क्योंकि 6 क्वेश्चंस हैं, उसमें से ग्रुप 1 में से उसने कितने लिए, 5 क्वेश्चंस लिए थे, मल्टीप्लाई बाय ग्रुप 2 में से कितने क्वेश्चंस लिए, 2, 6C2। ठीक है, ये नंबर ऑफ फर्स्ट वे हो गया पहला करने का, प्लस 6C4। ठीक है, ये वाला पैटर्न ले रही हूँ। ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 6C3। ठीक है, क्योंकि 6 में से ही चूज़ करने ना, क्योंकि टोटल क्वेश्चंस तो 6 ही हैं। देन प्लस 6C3 इंटू 6C4।
और लास्ट वाला आ जाएगा 2 और 5 यानी कि 6c2 इंटू 6c5। ठीक है, अब हमें सिर्फ क्या करना है 6c2 6c3 4 5, ठीक है, ये सारे इधर सॉल्व कर लेने और यहाँ वैल्यूज़ हम पुट कर लेंगे। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले 6c2 सॉल्व कर रही हूँ। ठीक है, 6c2 तो हम फॉर्मूला कौन सा लगाएंगे, n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल इंटू n माइनस r फैक्टोरियल, है ना, NCR का फॉर्मूला लगाएंगे। सो 6 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल एंड 6 माइनस 2 फैक्टोरियल। एक मैं करके दिखा देती हूँ, बाकी आप खुद सॉल्व कर सकते हैं। तो 6 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल। ठीक है, तो 6 फैक्टोरियल, इसको 4 फैक्टोरियल तक ओपन कर लो। ठीक है, तो ये हो गया 2 इंटू 1 और 4 फैक्टोरियल को एज इट इज़ रहने दो। 4 फैक्टोरियल कैंसिल, 2 3 ज़ा 6, 3 5 ज़ा 15। तो यानी कि 6c2 का 15 आंसर आया। इसी तरह से जब आप 6c3 सॉल्व करोगे तो उसका आंसर आएगा 20, 6c4 सॉल्व करोगे तो उसका आंसर फिर से 15 आएगा, और 6c5 सॉल्व करोगे तो उसका आंसर 6 आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर मैं सारी वैल्यूज़ यहाँ पर पुट कर देती हूँ। 6 इंटू 15 प्लस 15 इंटू 20 प्लस 20 इंटू 15 प्लस 15 इंटू 6। ठीक है, सो दिस इज़ 90, दिस इज़ 300, दिस इज़ 300 एंड प्लस 90, 600 प्लस 180 दैट इज़ 780। ठीक है, तो ये 780 वेज हैं, नंबर ऑफ 80 वेज हैं। ठीक है, 780 नंबर ऑफ डिफरेंट वेज हैं ऑफ डूइंग द क्वेश्चंस। ठीक है, दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। नेक्स्ट मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 7। अ बैग कंटेन्स 6 वाइट मार्बल्स। ठीक है, तो एक बैग है जिसमें 6 वाइट मार्बल्स हैं एंड 5 रेड मार्बल्स हैं। ठीक है, फाइंड अ नंबर ऑफ वेज इन विच 4 मार्बल्स कैन बी ड्रॉन फ्रॉम द बैग। ठीक है, तो इसमें से हमें 4 मार्बल्स लेने हैं। ठीक है, नंबर 1 पार्टर्स दे कैन बी ऑफ एनी कलर। ठीक है, तो वो किसी भी कलर के हो सकते हैं, तो किसी भी कलर के हो सकते हैं तो क्या करेंगे, टोटल मार्बल्स कितने हो गए अंदर। ठीक है, तो टोटल मार्बल्स हो गए 6 + 5 11, है ना, 6 वाइट है और 5 रेड है, तो टोटल मार्बल्स हो गए 11। उसमें से हमें कितने मार्बल्स चूज़ करने हैं, 4 मार्बल्स, कोई भी कलर के हो सकते हैं। ठीक है, तो पहले का आंसर आ गया 11c4। ठीक है, आप चाहे तो उसको सॉल्व कर सकते हैं, अदरवाइज़ ये ऐसे ही आंसर में लिखे हुए थे तो आप इसको ऐसे ही लीव कर सकते हो। ठीक है, NCERT में एग्जाम्पलर में इसी तरह से आंसर लिखा हुआ था। नेक्स्ट बी पार्ट, 2 मस्ट बी वाइट एंड 2 रेड। ठीक है, 2 वाइट होने चाहिए, 2 रेड होने चाहिए। अब 2 वाइट जो हैं वो 6 में से ही ले सकते हैं, तो 6c2, ठीक है, इंटू 5c2, क्योंकि 5 रेड है उसमें से भी हमें 2 ही चूज़ करने हैं, तो दोनों में मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल लगेगा, तो 6c2 इंटू 5c2। ठीक है, दिस इज़ द आंसर ऑफ द सेकेंड पार्ट। दे मस्ट बी ऑल ऑफ द सेम कलर। ठीक है, सेम कलर के होने चाहिए, तो क्या हो सकता है, या तो वो 4 वाइट हो सकते हैं या फिर 4 रेड हो सकते हैं, दोनों में से कोई भी केस पॉसिबल है, तो 6c4 प्लस 5c4। ठीक है ना, तो ये आ गया इस क्वेश्चन का रिक्वायर्ड आंसर। नेक्स्ट मूविंग टू द लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडेज वीडियो। ठीक है, इफ़ द लेटर्स ऑफ द वर्ड रचित आर अरेंज्ड इन ऑल द पॉसिबल वेज एज लिस्टेड इन डिक्शनरी, देन व्हाट इज़ द रैंक ऑफ द वर्ड रचित। तो बहुत सारे बच्चों की रिक्वेस्ट थी कि हमें बताइए कि हमें किसी भी पर्टिकुलर वर्ड का रैंक कैसे फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो 2 बेसिक सिंपल स्टेप्स होते हैं जिनको हम करके किसी भी वर्ड का जो रैंक है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो जो भी हमें वर्ड गिवन हो तो सबसे पहले उसे हमने अरेंज करना है इन द अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर। ठीक है, तो अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर हमने करके हमने उसके जो लेटर्स हैं उसको हमने अरेंज करना है। ठीक है, सो ये मैंने वर्ड लिख दिया रचित। ठीक है, अब अगर अल्फ़ाबेटिकली देखा जाए तो सबसे पहले ए आना चाहिए, फिर सी, फिर एच, फिर आई, फिर आर, फिर टी, है ना, इसी तरह से होना चाहिए अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर। अब सेकंड स्टेप में हमें क्या करना है, तो बेसिकली हमें एक एक लेटर को फिक्स करते जाना है। ठीक है, एक एक लेटर को फिक्स करते जाना है जब तक हमें हमारा फर्स्ट लेटर नहीं मिल जाता। ठीक है, जैसे यहाँ पर आर है, तब तक हमने करना है जब तक हमें आर तक हम पहुँच नहीं जाते, क्योंकि प्रायोरिटी वाइज चलना है ना, तो सबसे पहले प्रायोरिटी यहाँ पर किसको मिलेगी, ए लेटर को मिलेगी, क्योंकि सबसे पहले वही है, अल्फ़ाबेटिकली भी वही है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने ए को क्या कर दिया, फिक्स कर दिया। क्या कर दिया, इसको फिक्स कर दिया। ठीक है, जब हमने ए को फिक्स कर दिया तो बाकी बच्चे कितने लेटर्स हैं, सी, एच, आई, आर, टी, 5 हैं।
ठीक है। तो हमारे पास कितने नंबर ऑफ वर्ड्स हैं जो हमारे ए से स्टार्ट मिल जाएंगे हमें। सो नंबर ऑफ वर्ड्स बिगनिंग विद ए, ठीक है। तो नंबर ऑफ वर्ड्स दैट बिगिंस विद ए इज़ 5 फैक्टोरियल, है ना। तो बाकी जो बचे हुए हमारे लेटर्स हैं वो अपने आप को क्या कर सकते हैं, 5 फैक्टोरियल वेज में अरेंज कर सकते हैं, ठीक है। सो नेक्स्ट हमने सी को क्या कर दिया, फिक्स कर दिया, ठीक है। नेक्स्ट इसकी प्रायोरिटी है। सो नंबर ऑफ वर्ड्स बिगनिंग विद सी इज़ 5 फैक्टोरियल वेज, बाकी भी 5 ही बचेंगे तो 5 फैक्टोरियल वेज हो गए। सो नेक्स्ट हम फिक्स करेंगे हमारे एच को, ठीक है। तो नंबर ऑफ वर्ड्स बिगनिंग विद एच इज़ 5 फैक्टोरियल वेज एंड नंबर ऑफ वर्ड्स बिगनिंग विद आई इज़ दैट इज़ ऑल्सो 5 फैक्टोरियल वेज। ये बिल्कुल सारा सेम था, इसीलिए मैंने आपको एक बार में ही करवा दिया, ठीक है। अब नेक्स्ट लेटर की बारी आ गई, दैट इज़ आर, ठीक है। सो आर को हमने फिक्स कर दिया। अब जब हमने देखा कि आर को जब हमने फिक्स किया तो हमारा जो रचित का फर्स्ट लेटर है वो बन गया है ना। तो रचित का जो आर है वो हमारा क्या है, बन गया है, ये करेक्ट प्लेस पे है, ठीक है। अब इसको तो नहीं हिलाना ना। अब नेक्स्ट क्या हो जाएगा, हमें क्या चाहिए, नेक्स्ट प्रायोरिटी किसकी है, नेक्स्ट प्रायोरिटी फिर से इधर वापस आ जाओ, नेक्स्ट प्रायोरिटी है ए की, ये भी ठीक बन गया। इसको भी हमने क्या कर दिया, फिक्स कर दिया, ठीक है। फिक्स करते जाना है जब वो अपनी करेक्ट पोजीशन पे पहुंच जाते हैं। नेक्स्ट प्लेस किसकी है, नेक्स्ट प्लेस किसकी है, सी की प्लेस है, मतलब सी की बारी है। तो सी को भी फिक्स कर दिया क्योंकि वो भी करेक्ट प्लेस पे पहुंच चुका है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है, नेक्स्ट प्रायोरिटी है एच, तो एच को भी फिक्स कर दिया, ठीक है। नेक्स्ट आ गया आई को भी फिक्स कर दिया, ठीक है। और नेक्स्ट आर तो हमारा पहले से हो चुका था और लास्ट हमारा क्या है, टी आ गया, ठीक है। वो उसको भी हमने क्या बन गया, क्या कर दिया, फिक्स कर दिया, ठीक है। इस केस में थोड़ा सा सिंपल था इसलिए हमने ये फटाफट से लेटर्स फिक्स कर दिया। अगर नहीं होते तो फिर से जो बाकी बचे हुए लेटर्स हैं वो अपने आप को अरेंज करते रहते, ठीक है। तो जो हमारा वर्ड था वो हमें यहाँ पर मिल गया, ठीक है ना। सो वर्ड्स दैट कैन स्टार्ट विद आर इज, ठीक है। तो आर से स्टार्ट करने के लिए तो वर्ड्स बिगनिंग विद आर इज 1 फैक्टोरियल, यही हो गया। सो अब टोटल नंबर ऑफ या रैंक लिख सकते हो, ठीक है। तो रैंक आ गया आपका 5 फैक्टोरियल प्लस 5 फैक्टोरियल प्लस 5 फैक्टोरियल प्लस 5 फैक्टोरियल प्लस 1 फैक्टोरियल, ठीक है ना, ये हो गया ना। सो यहाँ पर आ गया, ये आ गया 480 हो गया प्लस 1 फैक्टोरियल 1 हो गया, दैट इज़ 481, ठीक है। सो दिस इज़ द रैंक ऑफ द वर्ड रचित इन द डिक्शनरी। तो रैंक वाले कॉन्सेप्ट को समझने के लिए हम एक और वर्ड लेते हैं, ले लिया है मैंने फादर, ठीक है। तो अब हम इसका रैंक फाइंड आउट करेंगे डिक्शनरी में। तो सबसे पहले मैं अरेंज करूँगी इसके जो लेटर्स हैं इसको अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर में अरेंज करूँगी। तो सबसे पहले आ जाएगा ए, फिर आ जाएगा ई, फिर आ जाएगा एफ, ठीक है, फिर आ जाएगा एच, फिर आ जाएगा आर और फिर आ जाएगा टी, ठीक है। अब फर्स्ट स्टेप में मैंने इसको अरेंज कर दिया अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर में। सेकेंड स्टेप में मुझे क्या करना है, इनको एक एक बार फिक्स करते जाना है अनटिल एंड अनलेस आई गेट द वर्ड फादर, ठीक है। तो सबसे पहले हम ए को फिक्स करेंगे, ठीक है। तो मैंने ए को फिक्स करा, तो जो बाकी बचे हुए 5 लेटर्स हैं वो अपने आप को कितने फैक्टोरियल वेज में अरेंज कर सकते हैं, यानी कि कितने वर्ड्स जो हैं वो ए से बन सकते हैं, दैट इज़ 5 फैक्टोरियल, है ना। नेक्स्ट मैंने ई को फिक्स कर दिया, ठीक है। ई को फिक्स कर दिया तो बाकी बचे हुए जो 5 हैं, ठीक है, जो है ए एफ एच आर टी, ठीक है, तो वो अपने आप को 5 फैक्टोरियल वेज में क्या कर सकते हैं, अरेंज कर सकते हैं। या फिर हम लिख सकते हैं कि वर्ड्स दैट बिगिन्स विद ई इज़ 5 फैक्टोरियल, ठीक है। नेक्स्ट इज एफ, ठीक है। जब मेरा एफ वर्ड आया, ठीक है, एफ लेटर आया, सॉरी, तो एफ लेटर देखा मैंने कि मेरा फर्स्ट लेटर फादर का एफ ही है, ठीक है। तो मैंने इसको परमानेंटली क्या कर दिया, फिक्स कर दिया, ठीक है। अब ये नहीं हिलेगा अपनी जगह से, ठीक है। अब ये मेरा आ गया है अपनी करेक्ट पोजीशन पे, ये अब नहीं हिलेगा अपनी पोजीशन से, ठीक है। ये एफ हो गया। अब नेक्स्ट फिर से दोबारा से प्रायोरिटी किसको मिलेगी, ए को मिलेगी एफ के बाद, ठीक है। तो एफ के बाद ए को प्रायोरिटी मिली, तो मैंने देखा कि एफ के बाद ए भी अपनी करेक्ट पोजीशन पे आ चुका है, ठीक है। तो इसको मैंने यहीं रख दिया। नेक्स्ट फिर प्रायोरिटी किसको मिलेगी, ई को मिलेगी, है ना, ई को प्रायोरिटी मिलेगी। अब एफ ए के बाद क्या चाहिए था, मुझे टी चाहिए था, तो ई आ गया, तो अब ये करेक्ट पोजीशन पे नहीं है। अब ई के बाद कितने लेटर्स और बचते हैं, एच आर टी, ठीक है। ये अपने आप को जो 3 बाकी बच रहे हैं वो अपने आप को क्या करेंगे, 3 फैक्टोरियल वेज में अरेंज करेंगे। या फिर हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि वर्ड्स बिगिनिंग विद एफ ए ई इज़ 3 फैक्टोरियल,
ठीक है। अब एफ जो है वो परमानेंटली फिक्स्ड हो गया, ए भी परमानेंटली फिक्स्ड हो गया। इसके ऊपर मैं डॉट्स लगाती जाती हूँ जो मेरे परमानेंटली फिक्स्ड हैं, ताकि मुझे एक करेक्ट वर्ड मिल सके। तो एफ ए, ई के बाद किसकी प्रायोरिटी आएगी, एच की प्रायोरिटी आएगी। ठीक है, तो वर्ड स्टार्टिंग विद एफ ए एच इज़ 3 फैक्टोरियल। ठीक है, क्योंकि बाकी बचे फिर 3 जो वर्ड लेटर्स हैं अपने आप को अरेंज कर सकते हैं। ठीक है, इन द 3 फैक्टोरियल वेज। इसके बाद एफ ए एच के बाद प्रायोरिटी किसको मिलेगी, आर को प्रायोरिटी मिलेगी। ठीक है, तो बाकी बचे हुए जो लेटर्स हैं वो अपने आप को 3 फैक्टोरियल बेस में कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद एफ ए आ गया। ठीक है, अब किसको प्रायोरिटी मिलेगी, टी को प्रायोरिटी मिलेगी। तो टी को जब प्रायोरिटी मिली तो वो अपनी करेक्ट पोजीशन पे है, क्योंकि एफ के बाद ए चाहिए, ए के बाद टी चाहिए था। चलिए, टी भी हमारी अपनी जगह पे फिक्स हो गया परमानेंटली। ठीक है, टी भी फिक्स हो गया। अब फिर से किसको प्रायोरिटी मिलेगी, इसके बाद ई को प्रायोरिटी मिलेगी। फिर से अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर चलना है हमेशा। ठीक है, तो बाकी बचे हुए कितने वर्ड्स हैं, बाकी बचे हुए 2 वर्ड्स हैं, वो अपने आप को 2 फैक्टोरियल वेज में अरेंज कर लेंगे। ठीक है, अब हम इसके बाद ई के बाद किसकी प्रायोरिटी आएगी, एच की प्रायोरिटी आएगी। तो जैसे ही यहाँ पर एच आएगा तो वो अपनी पोजीशन पे फिक्स्ड हो जाएगा। ठीक है, तो बाकी बच गए 2 वर्ड्स, 2 लेटर्स ई और आर, वो अपने आप को 2 फैक्टोरियल वेज में क्या कर लेंगे, अरेंज कर लेंगे। ठीक है, और इसके बाद एफ ए, ठीक है, टी और एच। ठीक है, एच के बाद क्या लिखेंगे, यहाँ पर अल्फ़ाबेटिकली ई आएगा और फिर क्या आ जाएगा, आर आ जाएगा। तो ई आर हमें फादर वर्ड मिल गया, तो ये 1 फैक्टोरियल वेज में हो गया। ठीक है, तो रैंक ऑफ द वर्ड फादर इज़ 5 फैक्टोरियल होता है हमारे पास 120, ये भी 120, ये 6 होता है। ठीक है, ये हमारे पास 2 होता है और ये हमारे पास 1 होता है। सो दिस इज़ रैंक ऑफ द वर्ड फादर इज़ 120 + 120 + 6 + 6 + 6, 2 + 2 + 1. It is 240, 6 + 6 + 6 18, 4 + 1 5. ठीक है, so 240, this is 258 + 5, this is 263. ठीक है, so 263 is the rank of the word father. ठीक है, so I hope it's clear to you. बाकी rest of the जो इसके डिटेल्ड वीडियो है इसका मैं ज़रूर बनाऊंगी। तब तक आप इसको अच्छे से प्रैक्टिस करिए, रिवाइज करिए। Have a nice day to all of you.